1000 साल पहले की बात है। जोधपुर में महेंद्र नाम का राजा राज करते थे। उसके धर्मपत्नी का नाम रानी सावित्री था। राजा महेंद्र के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, हर चीज उपलब्ध थी। फिर भी महेंद्र और उनकी रानी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं, तभी उनकी पत्नी रानी सावित्री महेंद्र के पास आती है और महेंद्र से कहती है, महाराज, क्या हमारी जिंदगी औलाद की चाहत में तरसते हुए बीत जाएगी? मुझे लगता है कि हमें औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा। नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं होगा। एक न एक दिन हमारे जीवन के बगिया में फूल खिलेगा। जब भी मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ, आप हमेशा मुझे धैर्य देने का प्रयास करते हैं। हमारी शादी को 8 वर्ष बीत गए हैं। मुझसे सूनी गूद का दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा आंगन, लेकिन बच्चे की किलकारी के बिना सब अधूरा लगता है। प्रिय रानी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बड़े बड़े ज्योतिषों से इसके बारे में सलाह समझौता किया है। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में संतान का सुख लिखा हुआ है, हमें बस समय का इंतजार करना होगा। एक दिन राजा महेंद्र शिकार करने के लिए जंगल में अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े। अचानक उन्हें किसी आवाज ने चौंका दिया। उनका ध्यान एक झाड़ी की तरफ गया। एक बड़ा सा नाग झाड़ियों में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। नाग महेंद्र को देखकर बोलता है, हे राजा, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। यदि आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। कृपया करके मुझे बचा लीजिए। यदि मैं जीवित रह पाया तो मैं आपकी किसी न किसी काम में मदद अवश्य करूंगा। राजा को दया आ गई। वो नागराज के प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ गए। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ नाग को झाड़ियों से बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस असहाय जीव के जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटी लगाई। नागराज को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वो राजा से कहता है, राजा, आप एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप राजा हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी। फिर भी मैं आपके किसी काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताइएगा। मुझे ईश्वर ने सभी प्रकार का सुख दिया है, लेकिन संतान सुख के लिए मैं हमेशा तरसता रहता हूँ। राजा, अब आप इस चिंता को त्याग दीजिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सही राह दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। नागराज जंगल में आगे आगे चल पड़ते हैं और राजा उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दिन बाद दोनों एक पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहाड़ पर एक छोटा सा फल का पेड़ था। नाग महेंद्र से कहता है, राजा, ये देखिए, इस पेड़ पर एक चंद्रमुखी दिव्य फल दिखाई दे रहा है। इसका रक्षक एक बहुत ही जहरीला सांप है। मैं उसे समझा दूंगा और आप इस फल को तोड़कर शीघ्र ही लेकर चले जाना और आप इसे रानी को खिला देना। भगवान की कृपा से आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने जैसे ही कदम बढ़ाया फल तोड़ने के लिए, तो उस वृक्ष का जहरीला सांप ने अपना फन उठा लिया और राजा को डसने के लिए तैयार हो गया। नागराज बीच में आकर खड़े हो गए और नागराज उस जहरीले नाग से कहने लगे, हे दिव्य नाग, ये राजा यहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा से आए हैं। इनका इरादा बहुत नेक है, इसलिए इन्हें ये चंद्रमुखी दिव्य फल ले जाने दीजिए। इनके बगिया में फूल खिलेंगे और ये हमें दुआएं देंगे। वो जहरीला सांप नागराज की बात मानकर रास्ते से हट गया और राजा ने दिव्य फल को तोड़ लिया। नागराज राजा से बोलते हैं, हे राजा, अब आप इसे ले जाइए और महारानी साहिबा को खिला दीजिए। इसके बाद इसका प्रभाव देखिए। महेंद्र ने वो दिव्य फल ले जाकर रानी सावित्री को खिला दिया और दिव्य चंद्रमुखी फल अपना चमत्कार दिखाया और रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का पेट अधिक से अधिक फूलता गया। राजा महेंद्र रानी से कहते हैं, रानी, ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत स्वस्थ संतान को जन्म देने वाली हैं। हाँ राजा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे पैर बहुत भारी होते जा रहे हैं और मेरा पेट भी बहुत ज्यादा निकला जा रहा है। 9 महीने बीत गए और रानी को दर्द पीड़ा शुरू हो गया।
रानी ने 3 अद्भुत और सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी को फिर से दर्द पीड़ा शुरू होने लगा। रानी को देखकर दाई को आश्चर्य हुआ। वो रानी से कहती है, रानी साहिबा, अभी एक और संतान आपके गर्भ में है, वो भी कुछ ही देर में जन्म ले लेगा। 3 बच्चियां तो पहले ही जन्म ले चुकी हैं, अब और कौन है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दाई रानी से बोलती है, रानी साहिबा, बधाई हो, आप 3 राजकुमारियों और 1 राजकुमार की माता बन गई हो। भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। राजा ने जब ये खबर सुनी तो वो झूम उठा और बच्चों को देखने के लिए आया। वो राजकुमारियों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। राजा ने पहली राजकुमारी का नाम रीना और दूसरी राजकुमारी का नाम नैना और तीसरी राजकुमारी का नाम चांदनी रखा। उसने राजकुमार का नाम प्रताप रखा। एक दिन राजा और रानी अपने 4 बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक महल में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से चारों तरफ भगदड़ मच गई। राजकुमारी रीना ने अपने दोनों हाथ उठाए और उनके हाथों से रोशनी निकली और जहाँ जहाँ रोशनी पड़ी आग चमत्कारी रूप से बुझ गई। राजा और रानी सभी लोग आश्चर्य से ये चमत्कार देखते रह गए। राजा महेंद्र रानी से कहते हैं, हमारी पुत्री रीना के पास दिव्य शक्ति है। उसके पास आग या किसी भी प्रकार के संकट को रोकने की क्षमता है। आग ने महल को भारी नुकसान पहुंचाया है, हमारे पेड़ पौधों को भी जला दिया है। दूसरी राजकुमारी नैना ने अपने दोनों हाथ उठाए और एक जादुई रोशनी से महल के सारे जले हुए हिस्से को फिर से पहले की तरह कर दिया। जले हुए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। राजा और रानी अपनी दूसरी पुत्री का चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। रानी सावित्री बोलती है, अरे वाह, हमारी नैना के पास भी दिव्य शक्ति है। राजा महेंद्र का राजकाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उनकी प्रजा राजा से बहुत सुखी थी। राजा के 4 बच्चे बड़े हो रहे थे। एक बार पूरे राज्य में पानी का अकाल पड़ गया। पानी की भयंकर कमी हो गई। खेतों में अनाज नहीं हो पा रहे थे। इंसान और पशु सभी के लिए मुश्किल पैदा हो गई। सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था। राजा ये स्थिति देखकर कहते हैं, इस भयंकर अकाल ने बड़ी समस्या पैदा कर दिया है। बारिश नहीं होगी तो अनाज की बहुत समस्या हो जाएगी। पीने का पानी बहुत आवश्यक है। हे भगवान, बारिश करिए, इस अकाल को खत्म कीजिए। तभी राजा की तीसरी बेटी चांदनी राजा के पास आती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, भगवान की कृपा से बारिश जरूर होगी। ये अकाल दूर हो जाएगा और हर तरफ हरियाली होगी। अनाज और पानी दोनों की समस्या हल हो जाएगी। बेटी, चारों तरफ बहुत तेज गर्मी है। आकाश में दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे हैं। अब तुम ही बताओ, बारिश कैसे होगी? इतना सुनते ही तीसरी राजकुमारी चांदनी अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। देखते ही देखते साफ आसमान में बादलों की पूरी सेना आ गई। फिर रिमझिम रिमझिम बरसात शुरू हो गई। बरखा की प्यारी फुहार ने जल से पूरी तरह धरती को शीतल कर दिया। राजा महेंद्र का राज्य उनकी 3 राजकुमारियों और राजकुमार के कारण पूरी तरह से सुरक्षित था। एक दिन पड़ोसी राजा हेमंत ने राजा महेंद्र के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपने राज्य की जादूगरनी माया को बुलाया। हेमंत माया से बोलता है, माया, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। आप हुक्म कीजिए, मैं उसका जरूर पालन करूंगी। तुम किसी तरह से भी राजा महेंद्र की 3 राजकुमारियों को जादू से बंदी बनाकर मेरी दासी बना दो। इसके बाद मैं आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है राजा, मैं ऐसा ही करूंगी। माया ने जादू की छड़ी लेकर महेंद्र के राज्य में गई। 3 राजकुमारियां बगीचे में खड़ी थी। वो जादूगरनी उनसे कहती है, तुम तीनों मेरे सामने बच्ची हो। आज से तुम तीनों मेरे हुक्म के गुलाम हो। अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं उठ पाएंगे। जब हाथ ही नहीं उठ पाएगा तो चमत्कार कैसे दिखाओगी?
माया ने महलों के पेड़ों पर आग लगा दी। राजकुमारी रीना ने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसका हाथ उठ न सका। नैना भी असहाय हो गई। चांदनी के भी हाथ नहीं उठ पाए। माया ने तीनों को एक पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद राजा हेमंत ने अपने सैनिकों के साथ महेंद्र के राज्य में आक्रमण कर दिया। राजकुमार प्रताप तलवार लेकर मैदान में आ गया। उसने राजा हेमंत को युद्ध में हरा दिया और प्रताप ने जादूगरनी माया की छड़ी को तोड़ दिया। माया का जादू अब खत्म हो गया। प्रताप ने अपनी तीनों बहनों को पिंजरे से निकाला। राजकुमारी रीना ने अपने दोनों हाथ उठाए और हेमंत की सारी सेनाओं को मार गिराया। जादूगरनी के द्वारा जलाए गए पेड़ों को नैना ने हरा भरा कर दिया। चांदनी ने अपने दोनों हाथ उठाकर मूसलाधार बारिश कर दिया। सारी सेना बरसात के तेज पानी में बहने लगी। उसके साथ राजा हेमंत भी बह गया। राज्य आजाद हो गया। अब राज्य में सब खुशी खुशी रहने लगे। जादुई लहंगा सिलने वाली परी। ये कहानी परीलोक की है। परीलोक में वसुंधरा रानी परी का राज था। वसुंधरा रानी परी की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, जिसका नाम रोशनी था। रोशनी परी की शादी होने वाली थी। इस कारण पूरे परीलोक में बहुत चहल पहल थी। माँ, इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, मेरी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। माँ, कहीं आप मेरा दिल रखने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रही हो ना? माँ, मुझे अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है। मुझे पता है मेरी प्यारी बेटी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हाँ, शादी के दिन तुम जो लहंगा पहनोगी उसे सिलने का आदेश भी मैंने दे दिया है। लेकिन किसको माँ? और किसे? वही अपने शाही दर्जी कामना परी को। उनसे सुंदर कपड़े भला कौन सिल सकता है इस पूरे परीलोक में? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ। जहाँ एक तरफ राजमहल में रोशनी परी की शादी की तैयारियां चल रही थी, और वहीं दूसरी तरफ परीलोक की एक साधारण परी, जिसका नाम अंजलि था, वो अपने हुनर को एक मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। बचपन में ही अंजलि परी के माता पिता मर चुके थे। फिर अपना पेट पालने के लिए अंजलि परी ने सिलाई करने का काम सीखा। वक्त के साथ अंजलि परी का इस काम में खूब मन लगने लगा। परीलोक की खास बात ये थी कि राज परिवार के अलावा किसी परी को जादू करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण परी होने के बावजूद अंजलि मेहनत करके अपना पेट भरती थी। उसी परीलोक में कामना नाम की लालची परी भी थी। वो राजमहल की शाही दर्जी थी और फिलहाल राजकुमारी के शादी का लहंगा उसी के पास तैयार हो रहा था। अरे, ये क्या कर रही हो? मालकिन, वो मैं राजकुमारी परी के लहंगे में सजावट कर रही हूँ। तू पागल हो गई है क्या? एक बात बता, इस पूरे परीलोक में सबसे सुंदर लहंगा कौन बनाता है? आप मालकिन। फिर एक बात बताओ, मेरे अलावा कोई और राजकुमारी परी के लहंगे सिल सकता है क्या? नहीं ना? फिर तुम सजावट के इतना सारा सामान इस लहंगे पर बर्बाद क्यों कर रही हो? हमारा लहंगा कैसा भी हो, राजकुमारी को वो पसंद करना ही पड़ेगा। फटाफट इस लहंगे का काम खत्म कर लो, अभी भी बहुत सारे लहंगे सिलने हैं तुम्हें। लेकिन मालकिन, इस लहंगे के लिए रानी परी ने आपको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, तो फिर आप इस लहंगे पर खर्चा करने से क्यों कतरा रही हैं? और वैसे भी ये कोई आम लहंगा नहीं है। राजकुमारी परी जी इसे अपनी शादी पर पहनने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा। बस यही तो दिक्कत है, तुम सोचती बहुत हो। सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना होता है जितना मैं कहती हूँ। समझी या दूसरे तरीके से समझाऊं? कामना परी अपने यहाँ काम करने वाली को इस तरह डांट कर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर अंजलि परी आई, जिसने कामना परी की सारी बातें सुन ली थी। अरे, कैसी हो तुम राधा? अरे अंजलि परी, तुम आओ आओ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। वैसे राधा, राजकुमारी के लहंगे पर तुम बहुत अच्छी सजावट कर रही थी। हाँ अंजलि, मैं बहुत मन से बना रही थी ये लहंगा, लेकिन मैंने सब सुन लिया राधा। वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं भी सिलाई का काम कर लेती हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं जानती थी। तुम क्या क्या बना लेती हो? वैसे तो मैं सब कुछ ही सिल लेती हूँ, लेकिन कोई मुझे कपड़े सिलने के लिए देता ही नहीं है। कोई बात नहीं अंजलि, तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। काश ऐसा हो और मैं भी राजकुमारी जी के कपड़े सिल पाऊँ। अरे तो फिर इंतजार किस चीज का है? तुम अभी भी राजकुमारी के लिए लहंगा सिल सकती हो
और क्या पता तुम्हारा लहंगा राजकुमारी और रानी परी को पसंद आ जाए और वो तुम्हें उसके बदले बहुत बड़ा इनाम भी दे दे। राधा की बातें सुनकर अंजलि को एक उम्मीद की किरण मिल गई। अगले ही दिन से वो राजकुमारी का लहंगा बनाने के काम में लग गई। अंजलि परी ने उस लहंगे को सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और 4 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद अंजलि ने बहुत सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। उस लहंगे को लेकर अंजलि परी कामना परी की दुकान पर गई और छुपकर उसके वहां से जाने का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही कामना परी दुकान से गई, अंजलि परी ने अपना लहंगा राधा परी को दिखाया। अरे वाह अंजलि परी, सच में कमाल कर दिया तुमने तो। ऐसा डिजाइन तो पूरे परी लोक में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वाकई में तुम्हारे हाथों में तो गजब का हुनर है। राधा परी से तारीफ पाने के बाद अंजलि परी का आत्मविश्वास और बढ़ गया और वो उस लहंगे को लेकर सीधा राजमहल पहुंची। फिर रानी परी ने खुद उसका बनाया हुआ लहंगा देखा और फिर बोली, वाह क्या बात है, क्या सच में तुमने इसे बनाया है? आज तक हमने इतनी सुंदर कारीगरी नहीं देखी। सिलाई का तरीका भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। ये लहंगा हम रख लेते हैं। अभी कुछ देर में कामना परी भी अपना बनाया हुआ लहंगा ले आएंगी। फिर राजकुमारी खुद तय कर लेंगी कि उनको दोनों में से कौन सा लहंगा पहनना है। रानी परी की ये बातें सुनकर अंजलि परी बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ कामना परी को ये खबर मिल गई थी कि अंजलि परी ने बहुत सुंदर लहंगा राजमहल में पहुंचा दिया है। इसलिए अब वो शांत बैठने वालों में से तो नहीं थी, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। अंजलि परी की हिम्मत कैसे हुई राजमहल तक अपना लहंगा ले जाने की? कल की आई लड़की मेरा धंधा चौपट करने चली है। मेरे अलावा कोई और शाही खानदान के कपड़े सिले, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। कामना परी लालची होने के साथ साथ एक नंबर की बदमाश परी थी। वो कैसी भी करके अंजलि परी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वो रोती हुई सीधा रानी परी के पास गई। उस वक्त अंजलि परी भी वहीं मौजूद थी। मुझे न्याय चाहिए रानी परी, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अरे कामना परी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रानी परी, किसी ने वो लहंगा चुरा लिया जो मैंने राजकुमारी परी के लिए सिला था। अंजलि ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कामना परी के यहाँ बनने वाला लहंगा तो अभी बनकर पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ है। ठीक उसी समय कामना परी ने अंजलि परी के बनाए हुए लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ यही तो है मेरा बनाया हुआ लहंगा, लेकिन ये तो मेरे दुकान से चोरी हो गया था। फिर ये यहाँ कैसे आया? कामना परी की बात सुनते ही रानी परी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने अंजलि को फौरन चोर मान लिया। अंजलि परी रोती रही और अपनी सफाई देती रही, लेकिन रानी परी ने उसकी एक न सुनी और अपनी जादुई शक्तियों से उसे पृथ्वीलोक पर भेज दिया। पूरे दिन पृथ्वीलोक पर भूखे प्यासे भटकने के बाद अंजलि परी को एक गांव नजर आया। अंजलि परी उस गांव के अंदर गई और एक दुकान के आगे बेहोश हो गई। वो दुकान असल में एक बुटीक था। अंजलि को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उस बुटीक में से एक औरत बाहर आई। वो बड़ी भली औरत थी। उसने अंजलि को पानी पिलाया और उसके होश में आने के बाद उसको खाना भी खिलाया। तुम कौन हो बेटी और तुम्हें क्या हुआ था? जी मेरा नाम अंजलि है। ऐसा कहते हुए अंजलि अपने अगल बगल देखती है। उसे नजर आता है कि उसके पंख तो अब है ही नहीं। इसका मतलब रानी परी ने उसे इंसानी रूप दे दिया है। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत गरीब हूँ और काम की तलाश कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो भगवान की लीला है। मैं अपनी बुटीक में काम करने के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी और तुम काम ढूंढ रही हो। तुम मेरे यहाँ काम कर लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिलाई सिखा दूंगी और तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। अंजलि उस औरत की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अंजलि सिलाई के मामले में उसकी भी उस्ताद है। उस औरत को अंजलि को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी और कुछ ही दिनों में अंजलि ने बुटीक का सारा काम अकेली ही संभाल लिया। फिर एक दिन उस बुटीक पर एक अमीर सेठ और उसकी पत्नी आए। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलवाना था। 2 दिन तक खूब मेहनत करने के बाद अंजलि ने हूबहू वैसा ही लहंगा सिलकर तैयार कर दिया।
जैसा कि उसने परीलोक में राजकुमारी परी के लिए बनाया था। सेठ और उसकी पत्नी उस लहंगे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस औरत को बहुत सारे पैसे दिए। इस तरह अंजलि और उस औरत दोनों का ही काम चल पड़ा। जहाँ एक तरफ वो औरत अपने बुटीक के मशहूर हो जाने से खुश थी, तो दूसरी तरफ अंजलि अपनी कारीगरी की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। फिर एक दिन अचानक से वहाँ पर रानी परी राधा परी के साथ प्रकट हुई। अरे रानी परी, आपको मेरा प्रणाम। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मुझे राधा परी ने सब कुछ बता दिया है। मैंने कामना परी की बातों में आकर तुम्हें बहुत बड़ी सजा दे दी, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें परीलोक वापस ले जाने आई हूँ। अंजलि रानी परी की बातें ध्यान से सुन रही थी और वहाँ खड़ी कमला को भी सारी सच्चाई का पता चल गया था। वो चुपचाप खड़ी थी। अंजलि ने कमला को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। फिर अंजलि ने रानी परी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए रानी परी, परीलोक में मेरा कोई अपना नहीं है। यहाँ पर मुझे मेरी माँ मिल गई है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मुझे उनके प्यार की और उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है। इसलिए उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। ठीक है अंजलि परी, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रखना परीलोक के लिए तुम कभी पराई नहीं होगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ होंगी। तुम जब चाहो परीलोक आ सकोगी, और हाँ, आज से शाही कपड़े तुम सिलोगी। ऐसा कहकर रानी परी एक सोने के सिक्कों से भरा बक्सा वहाँ प्रकट करती है और कहती है, तुमने हमारी बेटी के लिए जो लहंगा सिला था, ये उसका इनाम है। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो गई। रानी परी के जाने के बाद कमला और अंजलि परी ने आसमान में देखा और रानी परी का शुक्रिया अदा किया और उस दिन से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। क्योंकि अब अंजलि परी के पास जादुई शक्तियाँ थी, तो वो सभी के कपड़े 2 मिनट में सिलकर तैयार कर देती थी।